हे गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट पे। मैं हूं विमल और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी हम वो करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। आप वहां से जाके चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को साथ साथ ही लिखते रहना चाहिए क्योंकि बेस्ट नोट्स वही हैं जो साथ साथ पढ़ते टाइम बनाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। हाँ, वही जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, तो वही होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्जेस। तो हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। चार्जेस क्या होते हैं कि प्लस माइनस जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं बेसिकली। तो उसके वो आते हैं अंडर इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है हमारी कौन सी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, ऐसे चार्जेस की स्टडी जो चार्जेस किस पे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, ऐसे चार्जेस जो किस पे होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, यानी मूव नहीं कर रहे होते, सिर्फ स्थिर होते हैं। स्टैटिक मतलब होता है फिक्स। स्टैटिक वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है फिक्स या रिजिड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते या फिर रेस्ट पे होते हैं एक तरीके से। तो ऐसे चार्जेस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे चार्जेस की जब स्टडी करते हैं तो ऐसे टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो। तो एक सिल्क का क्लॉथ है और एक रॉड है। तो रॉड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम इसको रब करते हैं आपस में तो अट्रैक्शन वाला और चार्जेस का लेन देन होता है। ये चीज तो पता है ना भाई। अरे बचपन में वो भी तो किया होगा कि स्केल लिया, उसे सर पे लगा और पेपर्स के कुछ टुकड़े लिए और उससे अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो वही सेम सिनेरियो होता है इसमें भी। नेक्स्ट आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ठीक है, इन मोशन। मोशन मतलब तो समझते हो ना क्या, कि मूव कर रहे हैं। जो चार्जेस है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे चार्जेस की स्टडी जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं या फिर मोशन में है, ऐसे चार्जेस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कि एक सर्किट है, ठीक है, ये तो पता होगा, ये बैटरी का सिंबल होता है। अगर नहीं पता तो जो वो है एनसीईआरटी की एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर सर्किट सिंबल्स की। ठीक है, तो वहां पे वो सिंबल्स दे रखे हैं, मल्टीपल सिंबल्स दे रखे हैं। तो वहां पे जाके आप समझ सकते हो कि कौन सा सिंबल किसका है। तो ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है, सेल का सिंबल है बेसिकली। ऐसा ही मतलब और भी कनेक्ट हो जाती है तो वो बैटरी बन जाती है। फिलहाल के लिए देखो, वो भी आगे देखेंगे। अभी देखो कि सर्किट के अंदर ये क्या है, सेल है, ये क्या है, बल्ब है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये किसके अंदर में आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। आते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पे। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच अलाउज द करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं जो क्या करते हैं, अपने अंदर से करंट को इजीली पास कर देते हैं। अज्यूम कर लो कि ये मार्कर मेटल का है, मेटल का मतलब आयरन का है, अज्यूम कर लो। ठीक है, तो आयरन का है। अब अगर मैं इसके ऊपर दो बिजली की तार लूं, उसे स्विच बोर्ड से कनेक्ट करूं और इसको टच करवाऊं, उन दोनों तार को इससे टच करवाऊं, तो अब क्या होगा, इसके अंदर करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और मैं इसे टच करूंगा तो वो मेरे को भी लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को इजीली पास कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स व्हिच अलाउज द करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो अपने से करंट को पास होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, गोल्ड, वाटर एंड कॉपर। ठीक है, वाटर के अंदर भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास, वाटर भी क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है, वो बात और है कि हर टाइप का पानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंसुलेटर्स पे। Insulators are the material which do not allows the current to pass through them। ठीक है, इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। ठीक है, फॉर एग्जांपल वुड। ठीक है, तो वुड के ऊपर अगर मतलब वायर टच हो भी जाए बिजली वाली तो उसके थ्रू करंट पास नहीं होता अगर वो वुड ड्राई है तो। ठीक है, अगर वो कैसी है, सुन रहा है, ओ हेलो जाग के। ठीक है, कि अगर वुड कैसी है, सूखी है, मतलब गीली नहीं है, तो ड्राई है। तो अगर गीली होगी तो उसके अंदर से करंट पास होता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर वुड सूखी है तो वो क्या, इंसुलेटर का काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। सिंपल। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, इसका एग्जांपल देख लो। तो इसके एग्जांपल क्या है, रबर, ग्लास एंड
वुड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि कोई भी जो मेटल्स होते हैं वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये सवाल आता है, सीधा सीधा पूछ लेता है कि हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल्स अपने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस तरीके से करते हैं। कंडक्ट मतलब समझ रहे हो ना, कि अपने से पास कैसे होने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसका रीजन क्या है, देखो, फॉर एनी मटेरियल टू बिकम गुड कंडक्टर, किसी भी मटेरियल फॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे मस्ट पोजेसेस फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है, कि क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि किसी भी मटेरियल का गुड कंडक्टर बनने के लिए उसके पास फ्री चार्ज कैरियर होना जरूरी है। मतलब समझो क्या कह रहा है कि फॉर एनी मटेरियल टू बिकम गुड कंडक्टर, किसी भी एक मटेरियल का अच्छा कंडक्टर बनने के लिए किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, दे मस्ट पासेस फ्री चार्ज कैरियर, वो अपने से फ्री चार्ज कैरियर को पास होने देगा, या फिर उसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। और वो फ्री चार्ज कैरियर्स किन्हें कह रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कह रहा है। ठीक है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जो मतलब रैंडम होते हैं, जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, जो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होते, किसी के साथ पेयर्ड नहीं होते, वो रैंडम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली। तो वो फ्लो हो सकते हैं ऐसे चार्ज, ये बेसिकली किसके अंदर होते हैं, मेटल्स के अंदर होते हैं। इस वजह से वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, फ्री चार्ज कैरियर्स का मतलब ये है, देखो भाई अपने माइंड को साफ कर लो, क्लियर कर लो। कहने का मतलब ये है, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो मेन वजह होती है वो क्या होती है, फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो रैंडमली मूव कर सकें। दैट्स इट। ठीक है, ये होता है जिसकी वजह से कोई भी एक मेटल जो होता है वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सिंपल शब्दों में। ठीक है, क्लियर है, हेलो क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट है कमेंट कर फटाफट, मैं जवाब दूंगा तेरे को। ठीक है, आगे देखो, मेटल्स जो होते हैं कंपैरेटिवली लार्ज एटम्स, तो इनका ये कंपैरेटिवली इनके पास क्या होते हैं, लार्ज एटम्स होते हैं, और नॉन मेटल्स के पास क्या होते हैं, कंपैरेटिवली स्मॉल एटम्स होते हैं। यानी ये एटम साइज बता रहे हैं बेसिकली। ठीक है, कि नॉन मेटल्स का साइज कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत ही पॉइंट साइज होते हैं। लेकिन वहीं जो ये होते हैं कौन, मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का कैसा होता है, लार्ज एटम होता है, यानी एटम का साइज कैसा होता है, लार्ज होता है। जब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है जब एक सेल कनेक्टेड होता है एक कंडक्टर के अंदर, और एक सेल जब कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो विदाउट सेल, तो ये देखो कि ये एक मेटल, ये कोई भी एक कंडक्टर है। ठीक है, मेटल नहीं बोला, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, और इस कंडक्टर के अंदर क्या है, जब ये सेल कनेक्टेड नहीं है तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे भाई इलेक्ट्रॉन्स का तो अपन काम ही है, वो तो होंगे ही। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है, जब सेल इसके अंदर कनेक्टेड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, तो इनकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। ये रैंडमली इधर से उधर मूव करते रहेंगे जब तक सेल कनेक्टेड नहीं है। विदाउट सेल याद रख लेना। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने सेम कंडक्टर को लिया और सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। भाई सेल लेते हो, कभी सेल लोगे ना, जो घड़ी वाला सेल होता है, ठीक है, उसको ध्यान से देखोगे तो उस पे एक तरफ पॉजिटिव साइन बना होता है और एक तरफ नेगेटिव साइन बना होता है। ठीक है, तो वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब क्या हुआ, हमने कनेक्ट किया, और अब ध्यान दो, जैसे ही करंट फ्लो होगा, अब करंट फ्लो होते टाइम अब जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो सर्टेन हो जाएगी, वो एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी, ये सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और वो कौन सी डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, ये चीज याद रखो। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि माइनस का चार्ज होता है तो अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है भाई, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये चीज याद रखोगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये चीज याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। ठीक है, और उल्टा कर दो इसका, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है।
ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। आई जो है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कैपिटल आई, ठीक है। तो ये चीज क्लियर याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है, ठीक है। और इसके उलट कर दो बस कि क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव कहां जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जाएगा, करंट जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी भी हुई है कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शनल करंट इज अज्यूम्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, कि कन्वेक्शनल करंट की जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां अज्यूम की गई है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो यहां से है, ठीक है। अब तक जो पढ़ के आए हो वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो बेसिक था, बहुत ही बेसिक था। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले वो जरूरी था थोड़ा पढ़ाना, ठीक है, इसलिए वो पढ़ाया। एक्चुअली में जो चैप्टर स्टार्ट है तुम्हारे लेवल पे वो यहां से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, और उन फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहली क्वांटिटी हम कौन सी देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है। सो बेसिकली चार्ज क्या होता है, चार्ज तो जो होता है वो प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि एक तुम्हारी वो थी थ्योरम, क्या थी वो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वही सेम चीज इसमें भी चार्ज पे भी अप्लाई होती है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। ये चीज याद रखना, चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हम स्केल लेते थे, उसे रब कर देते तो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो लेन देन होता था वो सिर्फ ट्रांसफर होता था, ठीक है, वो क्रिएट नहीं होता है, याद रख लेना, वो ट्रांसफर की वजह से फॉर्म होता है चार्ज, बस, ठीक है। वहां चीज क्लियर रखना। क्या होता है, कुछ टीचर्स ऐसा भी पढ़ाते हैं कि चार्ज क्रिएट मतलब हो जाता है, मतलब है, मतलब ऐसे बहुत है, मैंने देखे हैं, ठीक है। तो उनमें से याद रख लेना कि चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता है, वो जो स्केल से रब करते हैं वहां पे भी जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर होता है। एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो एक से दूसरी पे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो इस वाली पे पॉजिटिव आ जाता है, उस वाली पे नेगेटिव आ जाता है। तो यह सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो चार्जेस के दो टाइप होते हैं मेजरली, ठीक है, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक चीज और याद रखना, चार्जेस को थोड़ा रिलेट करो किससे, अभी मैग्नेट से, ठीक है। कैसे, देखो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि मैग्नेट होती है, मैग्नेट वो पोल वाली मैग्नेट याद है, एक होती थी हमारी नॉर्थ पोल, एक होता था साउथ पोल, ठीक है। तो अगर इसके सामने हम क्या रखेंगे, नॉर्थ रखेंगे और तो नॉर्थ आमने सामने रखेंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को दूर दूर करने की कोशिश करती हैं। अगर मैं इस तरफ साउथ रखूं और इस तरफ भी साउथ रखूं और यहाँ क्या आ जाए, नॉर्थ आ जाए, तो साउथ भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। लेकिन मैं उल्टा कर दूं, एक तरफ नॉर्थ कर दूं और एक तरफ साउथ कर दूं, तो अब क्या होगा, अब ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वही सेम चीज इसमें भी होती है कि अगर मैं लाइक चार्जेस यानी मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस को पास लाऊंगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। और अगर मैं नेगेटिव चार्जेस को भी आपस में पास लाऊंगा, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास लाऊंगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तुम तो बड़ी अच्छे से है वो भाई, अपोजिट जो चीजें होती हैं, ठीक है, अपोजिट चीजें जो होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। समझ रहे हो ना किसकी बात चल रही है, हाँ वेरी गुड, समझदार हो। अब देखो आगे, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल इंडिपेंडेंट पॉसिबल चार्ज, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल इंडिपेंडेंट पॉसिबल चार्ज, ठीक है, याद रखना कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, ठीक है, फंडामेंटल यानी कि बेसिक, ठीक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। पॉसिबल चार्ज, जो चार्ज पॉसिबल है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है यानी फ्री है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है सबसे छोटा है, और फंडामेंटल है यानी सबसे बेसिक चार्ज है, ठीक है। वो कितना है, वो है हमारा कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है हमारा, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो बेसिकली स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है हमारा, माइनस का 1.6। याद रखना, कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, ये बताते हैं कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पॉसिबल चार्ज यानी इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो
ऐसा नहीं है, इससे छोटे चार्जेस पॉसिबल हैं, ठीक है, इससे भी छोटे चार्जेस होते हैं, लेकिन वो जो चार्जेस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एक ही जो सबसे स्मॉलेस्ट जो है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो होता है हमारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इससे छोटे चार्ज भी होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये चीज याद रखना। इंडिपेंडेंट मतलब वो फ्री नहीं होते, ठीक है, वो किसी से बाउंडेड रहते हैं, इसलिए। नेक्स्ट आते हैं चार्ज ऑन एन प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर जो कितना चार्ज होता है हमारा, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 होता है और प्रोटॉन के ऊपर प्लस का 1.6 होता है, ठीक है, यही डिफरेंस है। नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ चार्ज। तो चार्ज का सिंबल क्या होता है हमारा, कैपिटल क्यू, ठीक है, और एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है हमारी, कूलाम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। मैं और अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, कि किस स्पीड से, रेट वर्ड का मतलब एक और भी होता है स्पीड, ठीक है। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, कि किस स्पीड से कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जितनी स्पीड से फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा होगा स्पीड से, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट की मात्रा होगी, ठीक है। अब ध्यान दो, करंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, सो I रिप्रेजेंट्स फॉर करंट, ठीक है, और Q क्या होता है हमारा, चार्ज, अभी मैंने पीछे लिखवाया था ना रिप्रेजेंटेशन में, और T क्या होता है हमारा, टाइम। एक चीज और कि जहां पे भी रेट वर्ड आ जाता है वहां पे हमेशा याद रखो टाइम से डिवाइड होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, टाइम से डिवाइड करना है, समझ गए। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। एसआई यूनिट जो होती है इसकी क्या होती है, वो है हमारी एम्पियर, ठीक है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज एम्पियर। और अब ध्यान दो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 10th के कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें से 2 क्वेश्चन कौन से हैं, 1 एम्पियर और 1 कूलाम। इसके अलावा 1 वैट, और 1 वैट तो सॉरी 9th क्लास का है, क्या बोले, लाइट में एक है 1 डायोप्टर, ठीक है, वो चीज। तो ऐसी जो ये जो इस टाइप के हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, तो उस चीज के लिए यूज दिमाग में रखना कि सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकॉन को दबा लो। ये हो गया हमारा प्रमोशन। अब बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं वापस। देखो ये 1 एम्पियर और 1 कूलम जो है, इन पे स्टार बना लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके ही जाने हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आती है, इनमें से एक दो डेफिनेशन आती है, ठीक है। सो 1 एम्पियर क्या होता है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट। कोई भी एक सर्किट है, ठीक है, उसके अंदर जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, देख लो अच्छे से देख लो, ठीक है, यहां अच्छे से देख लो, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। जब 1 कूलम का चार्ज एक सर्किट के अंदर फ्लो होता है, कितनी देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए, और इस दौरान जो करंट अब प्रोड्यूस होगा, ठीक है, द करंट इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। इस दौरान जो करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा या फ्लो होगा, उस करंट को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर का करंट बोलेंगे। समझ गए, क्लियर है भाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली 1 एम्पियर, तो 1 कूलम का चार्ज ऊपर फ्लो हुआ और 1 सेकंड से मतलब टाइम है, ठीक है। तो 1 एम्पियर का करंट कितना होता है, जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो, कितने टाइम में, 1 सेकंड के अंदर। तो इस दौरान जो उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा दैट इज ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 1 कूलम। 1 कूलम क्या होता है, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड। जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है एक सर्किट के अंदर से 1 सेकेंड के अंदर, तो उस दौरान जो चार्ज फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, 1 कूलम का चार्ज बोलते हैं। बेसिकली ध्यान दो, उल्टा कर दिया है, ठीक है। अब इस एम्पियर को अब क्या बोल रहा है कि जब 1 एम्पियर का चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड के अंदर, तो उस दौरान जो चार्ज फ्लो होता है दैट इज वो कितना का होता है, 1 कूलम का होता है। और ऊपर वाले में क्या बोल रहा था कि जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड के अंदर, तो उस दौरान जो करंट फ्लो होता है दैट इज ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो बेसिकली एक दूसरे कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट है तो फटाक से कमेंट। गाइस अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो मेजरली 2 टाइप्स के कनेक्शन होते हैं, फर्स्ट इज सीरीज कनेक्शन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, सीरीज का मतलब होता है एक क्रम में, एक लाइन में, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सर्किट जहां पे चीजें कैसे लगी हो, एक क्रम में लगी हो, एक लाइन में लगी हो, ठीक है। तो उस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे क्या है, ये बल्ब क्या है,
एक दूसरे के साथ लाइन में लगे हुए हैं, तो एक सीरीज फॉर्म हुई पड़ी है, तो ये कैसा कनेक्शन है, एक सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये देखने वाली है कि अब अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है हमारा सेल, और यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो ये चीज याद रखेंगे कि सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट डिवाइड नहीं होता। ये चीज याद रखेंगे कि सीरीज कनेक्शन के अंदर जो आई है वो डिवाइड नहीं होगा। अगर करंट आई फ्लो हो रहा है यहां से, तो यहां पे भी आई होगा, यहां पे भी आई होगा, और यहां पर भी आई ही रहेगा, ठीक है। तो थ्रू आउट द सर्किट जो करंट होगा वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल कनेक्शंस पे। सो पैरेलल कनेक्शन, वर्ड पैरेलल, अगेन पैरेलल वर्ड से क्या समझ में आता है, पैरेलल लाइंस दिमाग में आती हैं, ठीक है, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां पे होती है, जब चीजें कैसे कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, पैरेलली कनेक्ट हो, तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहां पे क्या होता है कि अगर एक करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो जहां पे ये तीनों एक दूसरे से डिवाइड होती हैं, मतलब जहां पे पैरेलल कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, वहां से क्या होगा, यहां तक आई करंट फ्लो हुआ, इसके बाद करंट तीन डायरेक्शंस में बट गया, I1, I2 और I3, ठीक है। तो अब यहां पे फर्स्ट वाले बल्ब को I1 करंट मिलेगा, सेकंड वाले को I2 और थर्ड वाले को I3 करंट मिलेगा, और फिर थ्रू आउट द सर्किट जब ये वायर एक साथ कंबाइन हो जाएंगी तो वापस से I1 प्लस I2 प्लस I3 बना के क्या दे देगा हमें, नेट करंट I दे देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। तो यहां से एक बात समझ में आई कि सीरीज कनेक्शन में करंट डिवाइड नहीं होता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं कुछ डिवाइसेस पे, ठीक है, जो डिवाइसेस हमें स्टडी करने हैं सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, एमीटर। इट इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। तो एमीटर क्या है, हमारा करंट मेजरिंग डिवाइस है कि कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज उसको मेजर करने का काम कौन करता है, हमारा एमीटर करता है, ठीक है। एमीटर जो होता है उसका सर्किट सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। और इसके अलावा एक और डिवाइस होता है दैट इज मिली एमीटर, ठीक है। मिली एमीटर जो होता है ये स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए होता है, और इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो होता है ये, ठीक है। ध्यान देंगे सर्किट सिंबल्स को याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो एमीटर जो होता है वो सीरीज कनेक्शन में ही कनेक्ट होता है, पैरेलल कनेक्शन में इसे नहीं कनेक्ट किया जाता है, इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू 0.001 एम्पेयर, और हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पेयर के अंदर कितने होते हैं, 1000 मिली एम्पेयर होते हैं, ठीक है। तो एमीटर क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं गैल्वेनोमीटर पे, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर क्या है, यूज टू मेजर स्मॉलर करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बहुत छोटे करंट को भी मेजर कर लेता है, बहुत सेंसिटिव करंट जो होता है उसे भी मेजर करने का काम किसका होता है, हमारा गैल्वेनोमीटर का होता है। इट कैन मेजर सेंसिटिव करंट्स, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो सेंसिटिव करंट्स को भी मेजर कर लेता है, जो बहुत कम डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है, मतलब बहुत कम जो माइनर करंट भी होता है उसे भी मेजर कर लेता है एक तरीके से, ठीक है। इट कैन ऑल्सो शो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, और ये साथ साथ ये भी बताता है कि करंट किस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ठीक है भाई। अभी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल था ना, तो वहां पे ये क्लियर करता है कि इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है या इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी ये क्या बताता है, हमारा गैल्वेनोमीटर बताता है। तो ये हमारे कुछ डिवाइसेस की स्टडी थी। अब आते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस पे। जब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा ध्यान से समझना कि क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और अक्सर बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। दो वाटर के टैंक्स लिए हमने, ठीक है, और दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। दोनों के अंदर जो पानी का लेवल है वो सेम है, तो क्या एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी का फ्लो होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि दोनों का पानी का लेवल क्या है, सेम है, तो दोनों में पानी का फ्लो नहीं होगा भाई। एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी नहीं जाएगा तो नो फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ये बात सही है बिल्कुल कि अगर पानी का लेवल कैसा है, सेम है, पानी का लेवल क्या है भाई, सेम है, तो नो फ्लो ऑफ वाटर, पानी का कोई फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यही सेम चीज होती है हमारे एक डेड सेल के साथ, ठीक है। डेड सेल का मतलब है जो घड़ी वगैरह में तुम सेल वेल लगाते हो ना, ठीक है, तो वो डेड क्यों हो जाता है, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि अब देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर तुम एक सेल लाते हो, ठीक है, तो उसके एक टर्म पे पॉजिटिव होता है, एक टर्म पे नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाले पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, और पॉजिटिव वाले पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो यहां से यहां पे जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, जब वो यूज होते हैं, जब जैसे मैंने घड़ी के अंदर लगाया तो सर्किट कंप्लीट हुआ, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे। तो यहां से
फ्लो, अब मान लो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स में से 50 इधर चले गए, तो दोनों तरफ क्या हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 50 इस तरफ 50 इस तरफ, तो दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो इस कंडीशन में एक तरीके से सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, ठीक है। सो सेल का डेड होना इस तरीके से होता है कि क्योंकि दोनों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से सेल क्या हो जाता है, हमारा डेड हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब वो इस वाले डायग्राम से समझ में आएगा कि अगर मैंने एक टैंक ऐसा लिया जो जिसका लेवल थोड़ा कम था पानी का, और एक टैंक ऐसा लिया जिसका लेवल थोड़ा ज्यादा था, जिसमें पानी ज्यादा भरा हुआ था, उन्हें मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया, एक हाइट सर्टेन हाइट पे पहले टैंक को रखा जिसमें पानी ज्यादा था, और एक को कम पे हाइट पे रखा। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है, और इसके पास क्या है, पानी की मात्रा कम है, तो यहां से यहां पे पानी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना भाई? ओए हेलो, समझ में आया कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो यहां से लोअर वाले टैंक में पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अब पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है, ठीक है। इस डिफरेंस को, अब इसके अंदर पानी कम है और इसके अंदर पानी ज्यादा है, तो दोनों के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है, ठीक है। और इस डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इस टैंक का पोटेंशियल अलग है और इस टैंक का पोटेंशियल अलग है, तो दोनों के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इस केस में वाटर फ्लो होगा, सेम होता है हमारे एक न्यू सेल के साथ। न्यू सेल के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल पे होते हैं, और जो मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्लस वाले टर्मिनल पे होता है। तो अब क्या होता है कि जब कनेक्शन स्टार्ट होता है तब वो फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखें, सो इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, कि एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ है, उसे क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है दैट इज वी, मतलब वोल्ट, ठीक है। और वर्क डन की हमारी क्या होती है, जूल, और चार्ज की हमारी क्या होती है, क्यू, ठीक है। या फिर सॉरी, चार्ज की हमारी क्या होती है, कूलाम, है ना, लेकिन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से करते हैं, ठीक है। तो यहां से V इज इक्वल्स टू जूल बाय J बाय क्यू लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, V का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आई होप पोटेंशियल डिफरेंस सबको क्लियर है ना। अब आगे आते हैं, और अब आते हैं हम 1 वोल्ट पे, ठीक है। डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। मैंने अभी 2-3 सवाल बताए थे तुम लोगों को, ठीक है। कौन सा, 1 एम्पेयर वाला, ठीक है, और क्या था, 1 कूलम ऑफ चार्ज वाला, ठीक है। तो एक 1 वोल्ट भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट में ही है, ठीक है। सो 1 वोल्ट क्या होता है, डिफाइन 1 वोल्ट, ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो जब 1 जूल का वर्क होता है, ठीक है, किसको कैरी करने में, 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में, तो इस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, PD स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो इस दौरान पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस, अगेन वोल्टेज का मेजरिंग डिवाइस क्या होता है हमारा, वोल्टमीटर होता है, और इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता था, बताओ जल्दी कमेंट करो, मैंने बताया था ना अभी कैसे किया जाता था, हाँ, सीरीज में कनेक्ट किया जाता था। और यहाँ पे वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सर्किट है, ठीक है, तो इसके पैरेलल में कनेक्टेड है वोल्टमीटर। यहाँ पे भी क्या है, 3 अलग अलग बल्ब है, तो तीनों के लिए अलग अलग सेपरेटली हमने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया। ये वोल्टमीटर का क्या होता है, हमारा सर्किट सिंबल होता है, ठीक है। ये वोल्टमीटर का क्या होता है, हमारा सर्किट सिंबल होता है, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दो, सीरीज और पैरेलल में थोड़ा मतलब कुछ चीजें रह गई थी वो बतानी है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो डिवाइड नहीं होता था, वो सेम रहता था, ठीक है भाई, अभी पढ़ा था, ठीक है, चाहे तो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में जो आई होता था, करंट जो होता था वो क्या रहता था, थ्रू आउट सर्किट सेम रहता था, ठीक है। लेकिन याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीरीज वाले के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये डिवाइड हो जाता है, ये चीज याद रखेंगी, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई क्या होता है, करंट जो होता है वो सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। वहीं पैरेलल में उल्टा हो जाता है, पैरेलल वाले में क्या होता है, हमारा जो करंट होता है वो डिवाइड होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, वो सेम रहेगा थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन, थ्रू आउट द कनेक्शन ओवरऑल वो क्या रहेगा, सेम रहेगा
पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन और है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या होते हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। अगर मैं किसी भी एक चीज को घटाऊंगा तो दूसरी चीज भी घटेगी। तो बेसिकली दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। जब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, सो ओम्स लॉ जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, सो एज लॉन्ग एज द सर्किट रिमेन्स द सेम द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, सिंपल बात क्या है यहां से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हमने हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया हमारा क्या, R। ठीक है, तो इसको रीअरेंज किया गया V इक्वल्स टू IR, जहां पे R जो है वो हमारा क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, R हम किसे बोलते हैं, रेसिस्टेंस को बोलते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जानो ये क्या होता है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने में कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे क्या लिया, R लिया, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, रेसिस्टेंस नाम दे दिया। ठीक है, तो ये V इक्वल्स टू IR, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली ओम्स लॉ होता है। ठीक है, अब आते हैं रेसिस्टेंस की तरफ। अब बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस की। ठीक है, सो रेसिस्टेंस क्या, रेसिस्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल R से। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ठीक है, सो बेसिकली अज्यूम कर लो कि ये कंडक्टर है। ठीक है, सो इसके अंदर जब चार्ज फ्लो होगा तो इस कंडक्टर के पार्टिकल्स भी जो होंगे ना वो उस चार्ज को अपोज करेंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, रेसिस्टेंस। सिंपल भाषा, समझ गए। अब देखो SI यूनिट क्या होती है, रेसिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है दैट इज ओम। ठीक है, सिंबल होता है ये। ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ ओम। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस क्या होता है हमारा, ओम मीटर। ठीक है भाई, कुछ याद रख लेना, बहुत सारे डिवाइसेस हो गए हैं, एमीटर, मिली एमीटर, गैल्वेनोमीटर, इससे पहले क्या बताया था, वोल्ट मीटर, और अभी कौन सा है, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर क्या करता है, रेसिस्टेंस मेजर करता है। नेक्स्ट इज सर्किट सिंबल फॉर कांस्टेंट रेसिस्टेंस। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। ठीक है, कांस्टेंट वर्ड जो कांस्टेंट जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, फिक्स। यानी कि रेसिस्टेंस कैसा है, अगर फिक्स है तो फिक्स रेसिस्टेंस का जो सर्किट सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, अगर सर्किट कैसा है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जो फ्लक्चुएट होता रहता है, जो फिक्स नहीं होता। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी, जो फिक्स नहीं होता, अनफिक्स बेसिकली। ठीक है, सो ये होता है उसका सर्किट सिंबल। चाहे तो ये वाला यूज कर लो, चाहे तो ये वाला यूज कर लो, जो तुम्हारी इच्छा, जाओ दी छूट। ठीक है, अब देखो रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, याद रख लेना, एक क्वेश्चन आता है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, तो वहां पे याद रखना कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज लेंथ पे। ठीक है, तो लेंथ के जो होता है, जो रेसिस्टेंस होता है, ये लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये L क्या होती है, लेंथ होती है। लेंथ किसकी, कंडक्टर की, चाहे वो वायर हो चाहे वो मेटल हो, कुछ भी हो, तो लेंथ क्या होती है, कंडक्टर की। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बेसिकली। ठीक है, सो यहां से हमने दोनों को मर्ज करके इस तरीके से लिख दिया, R जो है प्रोपोर्शनल है किसके, L/A के। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि होता है ये। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को प्रोनाउंस क्या करते हैं, रो। ठीक है, रो। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, रो L/A। ठीक है, रो क्या होता है, अब रो किस बला का नाम है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, रो किसे बोलते हैं, रेसिस्टिविटी को बोलते हैं। ये चीज याद रखना, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को एक मत मान लेना। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो रो क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है किसकी, मटेरियल ऑफ कंडक्टर की। नेक्स्ट इज रो का अगर फॉर्मूला देखो, सो रो जो होता है, रो इज इक्वल्स टू R/A इंटू L। ठीक है, इस रो को क्या रखा, यही रखा, A को उधर ले गए और L को नीचे ले आए। ठीक है, सो R इंटू A/L। रेसिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो अपॉन में लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। सो मीटर से मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कट गया। ठीक है, सो यहां से रो की यूनिट क्या आई, ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, SI यूनिट है किसकी, रेसिस्टिविटी की। आई होप आप लोगों को रेसिस्टिविटी क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। बेसिकली कंडक्टर की एबिलिटी जो क्या करती है, करंट को अपोज करती है। उस एबिलिटी को
को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो रेसिस्टेंस होता है ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं रेसिस्टिविटी पे। सो रेसिस्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल की एबिलिटी, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता था, कंडक्टर की एबिलिटी जो क्या करती है, करंट को अपोज करती है। लेकिन रेसिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर के मटेरियल की एबिलिटी जो करंट को अपोज करती है, उसे बोलते हैं क्या, रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी जो होती है ये डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी जो होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तुम लोगों की तरह आजाद पंछी, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस को भी दो तरीके से लगाया जा सकता है, सीरीज और पैरेलल। तुम लोगों को इमेजेस शो हो रही होंगी रेसिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सो रेसिस्टेंस वाले का जो डायग्राम है उसमें दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। सो अब देखो कि रेसिस्टेंस जो है अगर सीरीज में हो, ठीक है, रेसिस्टेंस इन सीरीज, सो इस केस में V जो होता है वो बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ठीक है। क्योंकि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन को याद करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता था लेकिन वोल्टेज डिवाइड होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हुई V1 V2 और V3 में, ठीक है। तो इस दौरान फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। सो इस चीज को इन्होंने यहां लगाया, ठीक है, इस चीज को इन्होंने इस चीज में इंप्लीमेंट किया। सो V की जगह पे इन्होंने आई आर पुट कर दिया। सो आई आर एस मतलब टोटल सीरीज का, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के, ठीक है। सिंपल मैथ है भाई, अरे सिंपल मैथ है भाई ये तो, है ना भाई। रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 और करंट तो सब में सेम ही है, तो I का I आएगा, ठीक है। यहां से हमने I कॉमन लिया, ठीक है, और इस I से I कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R सीरीज का फॉर्मूला क्या आ गया, R सीरीज का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट जो होता है वो डिवाइड होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, ओम्स लॉ क्या था हमारा, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। यहाँ पे I को इधर ही रखते हैं, R को इधर ले जाएंगे तो V बाय आर हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा किसका, करंट का, ठीक है। सो अब V बाय आर यानी कि हमने I की जगह पे, यानी इस वाली इक्वेशन में ही हमने I की जगह पे क्या रख दिया, V बाय आर रख दिया। तो V बाय आर पी इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, ठीक है। सिंपल मैथ है भाई, अरे यार सिंपल मैथ है, मैथ तो आनी चाहिए, है ना, आती है ना, वो तो आती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंपल मैथ्स के हिसाब से ये इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद यहाँ से V कॉमन निकाला, V से V कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाय आर पी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, 1 बाय आर पी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आया 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। आई होप आप लोगों को सीरीज और कॉम्बिनेशन जो है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, इसके बीच का जो रेसिस्टर वाला था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो अब याद रखना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक मतलब क्या है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, सो मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो उसी हीट प्रोड्यूस को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है। सो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हीट जो है वो हमारा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट और एनर्जी सेम ही है, और एनर्जी जो होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर होती है। क्लास 9 में पढ़ के आए हो, वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सेम होती हैं, ठीक है। सो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है क्या हमारा, W/Q, ठीक है। वोल्ट का फॉर्मूला होता था हमारा क्या, W/Q यानी वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वोल्टेज इनटू में चार्ज, ठीक है। अब ध्यान दो वर्क जो है वो एनर्जी के बराबर है और एनर्जी किसके बराबर है, हीट के बराबर है। तो हमने सीधा वर्क को किसके बराबर रख दिया, हीट के बराबर रख दिया, ठीक है। अब हीट जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, VQ के, ठीक है। हीट जो है किसके बराबर हो जाएगी, VQ के। तो V तो एज इट इज आ गया, ठीक है, लेकिन इस Q की जगह पे क्या किया हमने, I। अब ध्यान दो करंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है, चार्ज अपॉन में टाइम, ये करंट का फॉर्मूला होता था, ठीक है। नहीं देखा तो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। सो करंट का फॉर्मूला क्या होता था, चार्ज अपॉन में टाइम। सो यहां से चार्ज को एक तरफ रखा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, करंट इनटू में टाइम। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू में टाइम। तो इस Q की जगह पे हमने क्या रख दिया, IT रख दिया। इस Q की जगह पे हमने क्या रख दिया, IT रख दिया। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है, ये कैसे आया, ठीक है। अब देखो
अब हमारा फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा? V इक्वल्स टू आई आर। सो अब यहाँ पे हमने क्या किया, V की जगह पे आई आर पुट किया। ठीक है, तो H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V की जगह पे हमने आई आर पुट किया तो आई आर आई टी। ठीक है, अब यहाँ से I और I दो है। ठीक है, सो आई स्क्वायर आर टी। तो H का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? आई स्क्वायर आर टी। तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? आई स्क्वायर आर टी। तो इस तरीके से कोई भी कंडक्टर की हीट तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए? ओए हेलो, ओ हीरो, समझ गया ना? ठीक है, एंड टाइम चल रहा है, पढ़ ले, सीरियसली पढ़ ले, सच्ची बता रहा हूँ, पढ़ ले। ठीक है, थोड़ा टाइम पढ़ लोगे, देखो भाई पूरा साल तुमने मौज मस्ती काट लिया। ठीक है, थोड़ा टाइम पढ़ लो यार। वो रिलेटिव जो है वो ताने मार रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें ताने मारना, फिर तुम आराम से बैठ के ताने मारना। ठीक है, मैं तुम्हें किसी दिन एक स्टोरी बताऊंगा अच्छी सी, तुम भी मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, अभी ध्यान दो कि हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आई स्क्वायर आर टी। अब अगला सवाल आता है हमारा क्या? हाउ टू डिजाइन अ हीटिंग कॉइल। एक हीटिंग कॉइल को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है? ठीक है, सो हीटिंग कॉइल को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सबसे पहले ये जानो जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। ठीक है, सो जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एक कंडक्टर के अंदर जो हीट जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट के स्क्वायर के। ठीक है, रेसिस्टेंस के, और टाइम फॉर विच द करंट इज पास, उतने टाइम जितने टाइम करंट पास हुआ। सेम वही फॉर्मूला है यार। H देखो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई स्क्वायर के। H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R के। ठीक है, रेजिस्टेंस के। और H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम पीरियड के। ठीक है, तो तीनों चीजें वही है फॉर्मूले वाली। ठीक है, वही सेम बात बोल रहा है। जूल लॉ ऑफ हीटिंग यही कहता है कि जो हीट जनरेट करता है एक कंडक्टर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ करंट के। याद रखना, स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस के, और T यानी कि टाइम के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टू मेक हीटिंग कॉइल। एक हीटिंग कॉइल बनाने के लिए क्या 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 कंडीशन नेसेसरी होती है? सबसे पहले एक एलॉय होना चाहिए, जैसे कि निक्रोम। ठीक है, जो कि अच्छी खासी हीट कंडक्ट करते हो। नेक्स्ट इज जो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेंथ मोर मतलब उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। और एरिया कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए, यानी एरिया बहुत पतला होना चाहिए, थिन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इस वाले टॉपिक को ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, जो अगर तुमने देखा हो वो जो बल्ब होते हैं ना, जो कांच के होते हैं, ठीक है, और जिन्हें मतलब लगाते हैं तो येलो कलर की लाइट जलती है। ठीक है, सो वो वाले जो बल्ब होते हैं उसके अंदर वो कुछ इस टाइप का बल्ब होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो गैस कौन सी होती है? आर्गन होती है, ये याद रखना। अब ये जो फिलामेंट होती है, ये जो मतलब बल्ब जैसा कुछ ऐसा ये देख रहे हो ना, इसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो उसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो फिलामेंट होता है ये किससे बना होता है? ये हमारा टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन हमारा एक एलिमेंट होता है, जैसे तुम लोगों के एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, ठीक है, कार्बन वगैरह, तो उसी तरीके से टंगस्टन भी हमारा एक एलिमेंट होता है। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक एलिमेंट हमारा कौन सा होता है? टंगस्टन होता है, जिसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? W। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, उसी तरीके से टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका बड़ा ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये कितने पे मेल्ट होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस पे, 3380 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज थी इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। अब आते हैं मीका शीट्स पे। अब कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल दी हुई है। क्या है कि मीका शीट इज यूज्ड इन आयरन। ठीक है, जो मीका शीट्स होती हैं वो यूज की जाती हैं किसमें? आयरन में। आयरन समझ रहे हो? प्रेस, जो कपड़े इस्त्री करते हो ना तुम लोग, हाँ इस्त्री, वो वाली इस्त्री नहीं, वो वाली इस्त्री जो कपड़े प्रेस करती है। ठीक है, अब ध्यान दो, मीका शीट इज यूज्ड इन आयरन। अब मीका शीट को यूज की जाती है आयरन के मतलब प्रेस वगैरह के अंदर, आयरन वगैरह के अंदर। सो अब ध्यान दो कि अगर हमारी जो आयरन हो, मतलब जो प्रेस हो, अगर वो उसके नीचे हम लोहे की शीट यूज करें, आयरन की शीट यूज करें, अब क्या होगा? आयरन क्या है? एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी। तो वो गर्म तो भले ही कर देगा, कपड़े भी प्रेस कर देगा, लेकिन अगर गलती से उस लोहे की शीट पे हमारा हाथ लग गया, सो हमें क्या लग सकता है? करंट लग सकता है। ठीक है, सो इसीलिए आयरन की शीट हम यूज नहीं करते हैं प्रेस की जगह पे। वहां पे हम यूज करते हैं किसका? माइका शीट्स का यूज करते हैं। और इन माइका शीट्स की खासियत क्या है कि ये गुड कंडक्टर होती हैं किसकी? हीट की, लेकिन ये बैड कंडक्टर होती है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो अगर गलती से हमारा हाथ लग भी जाता है तो हमें करंट नहीं लगता। तो हमारा काम भी हो रहा है कि हीट भी पास हो रही है और हमें करंट भी नहीं लग रहा। तो इसलिए माइका शीट्स का यूज किया जाता है किसके अंदर? आयरन या प्रेस वगैरह के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पावर। ठीक है, सो पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना काम
किया गया एक पर यूनिट टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज वैट, वैट, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी दो यूनिट, एक कमर्शियल यूनिट होती है, दो कमर्शियल यूनिट होती हैं, सॉरी, ठीक है। कमर्शियल यूनिट मतलब जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज की जाती है, ठीक है। सो कमर्शियल यूनिट, पहली जो यूनिट होती है दैट इज 1 हॉर्स पावर, ठीक है। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 746 वैट्स के बराबर होता है। और 1 किलोवाट ये दूसरी होती है, और ये कितने के बराबर होती है, 1000 वाट के बराबर, यानी 1 किलोवाट के अंदर 1000 वैट्स होते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान दो कि दो चीजें होंगी, एक होगा 1 किलोवाट और एक होता है 1 किलोवाट पर आवर, ठीक है। या फिर इस तरीके से 1 किलोवाट पर आवर, इस तरीके से लिखा होगा। तो याद रखना कि 1 किलोवाट, तो याद रखना कि 1 किलोवाट पर आवर, यहां पे पर आवर आ गया, यानी टाइम से डिवाइड कर दिया, ये एनर्जी की यूनिट है ना कि पावर की, ठीक है। तो इसको पावर की यूनिट कभी कंसीडर मत करना, 1 किलोवाट ही एनर्जी की पावर होगी, सिर्फ सॉरी पावर की पावर होगी, पावर की यूनिट होगी, पगला गया है हम, ठीक है। सो पावर की यूनिट क्या होगी, 1 किलोवाट होगी, और 1 हॉर्स पावर होगी, और एक और यूनिट होगी दैट इज वैट, ठीक है। सिंपल बात है। और किलोवाट पर आवर जो यूनिट होगी दैट इज एनर्जी की यूनिट होगी, ठीक है। सो यहां पे हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। आप लोगों के सामने अब कुछ फॉर्मूलेज डिस्प्ले हो रहे होंगे, इन फॉर्मूलों का यूज करके आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन बड़ी ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें लगाओ, बड़ी आराम से बन जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारा लेक्चर होता है ओवर। सो अगर इसके नोट्स अगर आप लोगों को देखने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल हैं। सो वहाँ पे आप जाके हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।